पाक सऊदी दिफाई माहदे पर इंडिया में इतना शोर क्यों बरपा है? तकलीफ हो तो इसराइल को हो, इंडिया को क्या मसला है? और इंडियन अपोजिशन इस माहदे का जिम्मेदार मोदी के ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को क्यों करार दे रही है? ये कुछ छुपते हुए सवाल हमें इंडियन मीडिया पर भी सुनाई दे रहे हैं। इंडिया की बेचैनी की वजह क्या है? क्या वाकई पाक सऊदी डिफेंस डील से इंडिया की कौमी सलामती खतरे में पड़ गई है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद मेहदी साहब। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब आपके वक्त का। सर, क्या आप नहीं समझते कि पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बार मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ना करते तो दुनिया कैसे हमारी फौजी अहमियत समझ पाती और कैसे भारत की नाम नहाद फौजी ताकत बेनकाब होती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। देखिए, पिछले मैं एक हफ्ते से जो है वाशिंगटन में हूँ। इस वक्त भी आपसे वाशिंगटन से बात कर रहा हूँ और उससे पहले एक हफ्ता मैं यूरोप में था। देखिए, इस वक्त बिल्कुल ही सूरत हाल जो है ना वो तब्दील है। और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तानी भी ये समझते थे कि शायद पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है हिंदुस्तान से, और दुनिया को जब पाकिस्तानी समझते थे तो दुनिया भी ऐसा ही समझती थी। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिखाया है कि उसके ऊपर लोग जो है हैरान है। मुझे वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहाफ़ी जो 27 साल से फॉरेन अफेयर्स को कवर करने, वो मुझसे जब मिलने आए तो उन्होंने मुझसे यही बात कही कि हमारे लिए जो था वो बिल्कुल एक दुनिया तब्दील हो गई। और पाकिस्तान की अहमियत की तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त तो ये बातें हो रही हैं कि जो इंडियन पैसिफिक सी है उसके जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्या अरेबियन सी के मामलात अब पाकिस्तान देखेगा? तो हिंदुस्तान ने और मोदी जी ने वो कर दिखाया है जो पाकिस्तान पिछले 76 साल से चाहता था कि कर दिखाएं, और पाकिस्तान वो कर दिखाए, और वो मोदी जी ने मौका दे दिया। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की बड़ी भरपूर मदद करी, और पाकिस्तान के इसी तरह जो क़यादत थी इस वक्त, क्यों ना वो सिविल हो क्यों ना फौजी हो, उन्होंने मिलकर जो है इसको इस अंदाज में डेवलप कर दिया है कि अब दुनिया के अंदर हर जगह पाकिस्तान की बात हो रही है। और इसका बहरहाल इस सेंस में तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये मोदी जी ने अपॉर्चुनिटी पैदा की पाकिस्तान के लिए, जिससे पाकिस्तान ने फायदा उठाया। लेकिन जहां तक सऊदी अरेबिया के साथ हमारे डिफेंस पैक्ट की बात है, मैं इसको जाती तौर पे मेरे इल्म में है कि जो जीसीसी कंट्रीज थी वो काफ़ी अरसे से इस तरफ देख रही थी, और जब से हमने ये देखा था कि यूएस जो है उसका ज़्यादा झुकाव जो है अबनाए मलाका की तरफ हो गया, या यूं कहे साउथ चाइना सी की तरफ हो गया है, तो ये महसूस हो रहा था कि जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को कुछ तनहा महसूस कर रही हैं और पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। मुझे याद है कि जीसीसी कंट्री के एक सफ़ीर ने मुझे ज़ाती तौर पे कहा था कि हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारी सिक्योरिटी संभाले। और ख़ास तौर पे जब कतर में 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ और उसकी सिक्योरिटी टोटली पाकिस्तान को दे दी गई, तो इससे ये साबित हो रहा था कि उनकी नज़र में, क्योंकि जो बाकी प्लेयर्स हैं खित्ते के अंदर मुसलमान ममालिक, उनसे बहरहाल किसी ना किसी हवाले से अरब का कुछ मसला रहा है, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अरब और अजम के साथ जुड़ा हुआ भी है और उसका किसी के साथ कोई मसला भी नहीं रहा। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ वो देख रहे थे। और हमें पता है कि अर्ली 80s के अंदर ही पाकिस्तान का एक मुआहिदा हुआ था सऊदी अरेबिया के साथ, और पाकिस्तान की फौज का एक हिस्सा ब्रिगेड लेवल का वहाँ पे ट्रेनिंग और मजीद पर्पस के लिए गया हुआ था, और ये तसलसल रहा। और 1990 की जब जंग हुई, खलीजी जंग जिसे कहा जाता है, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने अपने ट्रुप्स जो थे वो भेजे थे। तो पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री है सऊदी अरेबिया के साथ। मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट के साथ एक अपने ताल्लुकात अलग किस्म के बनाना चाह रहा था, लेकिन पाक सऊदी डिफेंस डील से इंडिया की कौमी सलामती को क्या खतरा दरपेश है? इंडियन वजारत खारजा के इस बयाने की हकीकत क्या है, या फिर ये सिफारती नाकामी छुपाने की कोशिश है? क्योंकि हम तो इतने अरसे से ये देखते आ रहे हैं कि इंडिया के सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और यूएई के साथ भी, या मिडिल ईस्ट के जो बाकी मुल्क हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो यहाँ पर इंडियन सलामती को खतरा क्या आ गया? देखिए, इंडिया की सलामती को खतरा ये आ गया कि आज वाले दिन तक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना वो इतनी स्टेबल नहीं है, और इंडिया ये समझ रहा था कि अगर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर दी जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की वजह से पाकिस्तान ज्यादा अरसे तक लड़ाई को बरकरार नहीं रख सकता। तो अब ये सूरत हाल हो गई है कि सऊदी अरेबिया के बीच में आने के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान के $14 बिलियन इस वक्त
फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिसमें से $5 अरब जो है वो सऊदी अरेबिया या जीसीसी कंट्रीज की तरफ से जो है वो पार्क पैसे हैं। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, अगर ये पार्क पैसे जो हैं ये पाकिस्तान के पैसे बन गए, या एशियन डेवलपमेंट बैंक में या वर्ल्ड बैंक में या आईएमएफ में जो स्टेक्स हैं सऊदी अरेबिया के, अगर वहां पे सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद कर दी, और या इसके अलावा भी कुछ मामलात आगे बढ़ गए, तो लामहला जो हमारी इकोनॉमिक कमजोरी थी उसको बेहतर होंगे। देखिए, सऊदी अरेबिया से हम ये उम्मीद तो नहीं रख सकते कि हिंदुस्तान हम पर हमला करेगा तो सऊदी अरेबिया की फौज आकर लड़ेगी। वो तो हमारी फौज नहीं है और वो लड़ सकती है, उसने दिखा दिया है। अब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसके हल होने की तरफ हम जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाए। बहुत अरसे से बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, $5 बिलियन तक की बात होती रही है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक परेशानी है, और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि जो एक साबित किया जाता था शाइनिंग इंडिया, वो शाइनिंग इंडिया वाला जो मामला है वो बैठ गया है। और अब जो है वो खित्ते के अंदर दोनों मुल्क जो है वो इस पोजीशन के अंदर आ गए हैं कि बैनुल अक़वामी कारोबारी जो लोग हैं वो ये देखेंगे कि वहाँ किस जगह पर उनको ज्यादा फायदा होगा और कौन सी ऐसी जगह होगी जहां से सारे खित्ते को आसानी से कवर किया जाए। मशरक़ के हालिया जंगी मंजरनामे से जुड़कर क्या पाकिस्तान ने अपनी मशरक़ की सरहद पर अपने लिए खतरा मजीद बढ़ा नहीं दिया? क्योंकि इंडिया इसराइल का फितरी इत्तेहाद भी काउंट होता है, सबको पता है। देखिए, पाकिस्तान की एक नजर आ गई है कि पाकिस्तान जो है वो इस इत्तेहाद से कोई परेशान नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि इस इत्तेहाद के होते हुए भी पाकिस्तान एक्सेल कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए इसमें तो कोई शक नहीं कि मशरकी बॉर्डर तो जब से पाकिस्तान बना है 14 अगस्त 1947 से वो हमेशा ही एक ऐसा बॉर्डर रहा है जिसको आप एक हार्ड बॉर्डर कहते हैं। तो वो तो एक परेशानी अपनी जगह पे मौजूद रही है, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ अभी नहीं, पिछली जंगों के अंदर भी देखिए 1971 की जंग जो थी ना, वो एक और तरह की जंग थी, और उसको उस तरह नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो एक और हिस्से में लड़ी गई। लेकिन इसके अलावा जो आज का पाकिस्तान है वो तो कभी भी नाकामी का मुंह नहीं उसने देखा, क्यों ना 1948 हो, क्यों ना 1965 हो, क्यों ना कारगिल का मामला हो। ये और आज की दुनिया तो जो आज हुआ है जो कुछ, वो तो बिल्कुल ही एक और तरह की बात है। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने वेपन नहीं, अपनी सलाहियत नहीं, अपनी आईटी टेक्नोलॉजी नहीं, ये तमाम चीजें साबित कर दी हैं कि वो एक इस पोजीशन का मुल्क है कि भारत के लिए मजीद पाकिस्तान के साथ अपनी लड़ाई बढ़ाने का मतलब भारत के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। और अगर इजराइल भी उसका हिस्सा बनता है तो हमारी तरफ से तो कह दिया गया है कि अगर ऐसी कोई जंग हम पे मुसल्लत की गई तो फिर शायद दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कतर और ईरान में इंडियन शहरी इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए थे। आप सुन ये रहे हैं कि ऐसे कुछ वाकयात सऊदी अरब में भी पेश आ चुके हैं। एक जानिब इंडिया इस्लामी मुल्कों से फवाइद समेटता है और साथ ही उनकी पीठ में छुरा भी घूमता है। ये तर्ज अमल कैसा है? देखिए, इस बारे में जो है ना वो जो राय है या जो कुछ है उसके अंदर जो है वो अभी तक सिर्फ इतना ज़रूर साबित हुआ है कि चंद लोग जो थे वो ईरान के अंदर ऐसे मौजूद थे जो ईरान की जो कौमी सलामती थी उसके लिए नुकसानदेह थे, और उनको ईरान ने जो है वो अरेस्ट किया है। और जहाँ तक सऊदी अरेबिया की बात है तो हो सकता है कि वहाँ पर भी ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी कोई चीज़ इस तरह सामने नहीं आई है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो इजराइल के इतना करीब चला गया था और उस लॉबी के इतना करीब चला गया था कि आप ये देख लें कि इंडिया के जो बड़े कारोबारी लोग हैं, अडवाणी वगैरह, उन्होंने बाकायदा इजराइल के अंदर जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसके वो मालिक हैं। और हर साल जो है वो $3 अरब से ज़्यादा का पेट्रोल जो है वो वहाँ आता है, और पेट्रोल साफ होके वो दुनिया में जाता है। और आपको पता है कि $17 बिलियन रशियन तेल के जरिए से ये दो फैमिलीज जो थी वो कमा रही थी यूरोप से, और ये वाया इजराइल के हो रहा था। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इंडिया को जो था वो इस सारी चीजों से था जो फायदा हो रहा था। लामहला इंडिया ने भी तो पे बैक करना था, तो इंडिया जो था वो इस सेंस में पे बैक कर रहा था। और इंडिया को एक ये भी हो रहा था कि आपको याद होगा कि
कि कुलभूषण यादव जो था वो ईरान के रास्ते से पाकिस्तान आया जी, और बिल्कुल। गिरफ्तार हो गया, तो ईरान के लिए भी एक अजीब सी सिचुएशन थी कि इंडिया एक तरफ ईरान के लिए कर रहा था, एक तरफ ईरान के पड़ोसियों को भी नाराज करने के अंदर शामिल था और उनकी भी जासूसी कर रहा था। तो ये सारा जो नेटवर्क था ये सिर्फ इंडिया ने नहीं बनाया हुआ था, मेरी मालूमात के मुताबिक इसमें इजराइल भी पूरी तरह शामिल था। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये रॉ और मोसाद का नेक्सस था, और ये नेक्सस जो है ये सिर्फ आपको यहीं पे नजर नहीं आएगा मिडल ईस्ट में। आप देखिए कि कनाडा के अंदर जो है वो रॉ ने लोगों को कत्ल करवाया, अमेरिका के अंदर जहां मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पर भी कत्ल कराने की कोशिश की गई, और जो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसने उनको ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद जो है वो रॉ के लोगों को पकड़ लिया। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी जो है वो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो लोगों को कत्ल भी कर रहा है, अपने मुफादात के लिए जो है लोग दुनिया के मुल्कों की जासूसी भी कर रहा है। तो ये वो तमाम काम कर रहा है जो दुनिया के अंदर पसंद नहीं किए जाते, लेकिन क्योंकि उसको एक हेजमनी का शौक है, उसके अंदर एक बड़ापन बनने का शौक है, तो उसके लिए वो हर चीज वो कर गुजरा जो अब आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही है कि इसने तो दुनिया की सलामती के लिए कितनी परेशानियां पैदा कर दी। बहुत 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 शुक्रिया मेहदी साहब आपके वक्त का, और बिल्कुल सही आपने पेश किया है। बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे।